हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माय नेम इज़ विजय और आज हम जानेंगे हमारे लेक्चर नंबर 6 की बात करेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे जो लास्ट क्लास में मुझे कराने थे, बट टाइम की शॉर्टेज थी तो इसलिए उस लेक्चर में कंप्लीट नहीं हुआ। तो कोशिश करेंगे आज हम उन क्वेश्चंस को समझें, क्योंकि लेक्चर नंबर 6 में बेसिकली हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझा था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में समझा था। तो उस टॉपिक से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराने थे मुझे न्यूमेरिकल्स, जो कि मैं आपको लास्ट लेक्चर में नहीं करा पाया था। सारा टाइम हमारा थ्योरेटिकल चीज़ों में निकल गया था, तो न्यूमेरिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फिजिक्स में। तो आज हम कोशिश करेंगे उन्हीं सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पाएँ और एक अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाएँ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उस टॉपिक से। तो वो हम स्टार्ट करेंगे आज की सीरीज़ में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे पढ़ाई करेंगे। 2 charges plus 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are separated by a distance 10 सेंटीमीटर। मतलब क्या, मतलब दो चार्ज हैं, वो दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। इतना डायग्राम बनाते हैं। जब भी क्वेश्चन करो बेटा क्या करो, फिजिकल सिचुएशन ड्रॉ कर लो। ठीक है, चलो फिजिकल सिचुएशन करेंगे ड्रॉ। यहाँ पे कर देते हैं ड्रॉ स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, एक ए पॉइंट है, एक ये बी पॉइंट है। ये ए हो गया बेटा, और ये थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाद में इसको स्लाइड करके ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, एक मिनट, ये स्ट्रेट नहीं आ रहा है। हाँ, ये मान के चलो, ये बेटा ए हो गया और ये हो गया हमारे पास बी। ठीक है, ठीक बात है। क्या बोला है उसने, 2 charges 10 microcoulomb एंड माइनस 10 microcoulomb आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो ए वाले पे कितना रखा है, प्लस 10 microcoulomb रख दो, क्या ही दिक्कत होगी। ठीक है, बी वाले पे कितना रखा है, बी वाले पे रखा है माइनस 10 microcoulomb, रख दो, क्या ही दिक्कत होगी। जो जो क्वेश्चन बोलता जाए वही आपको करना है। डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। जो सेपरेशन की डिस्टेंस है वो कितना था, 10 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी। कहाँ पे फाइंड करना है, एक पी पॉइंट है वहाँ पे फाइंड आउट करना है। और पी कहाँ लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। ठीक है, कहाँ लाई कर रहा है बेटा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, ये जो लाइन है ज्वाइन करने वाली, तो इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, यहाँ कहीं पे होगा, सिंपल सी बात है। थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ मैं इसको, तो ये आपका यहाँ कहीं पे होगा, लेट सपोज। तो ये डिस्टेंस मेरी 12 हो गई। कितनी दे रखी है बेटा, 12 सेंटीमीटर। ये आपके पास 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक बात है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इस 12 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पे, ये बोला ना कि इस बाइसेक्टर पे कहाँ से लाई कर रहा है, जो हमारा पॉइंट है एक्सिस से, इससे 12 सेंटीमीटर पे था, इस पॉइंट पे पी पॉइंट है यहाँ पे, इस पे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक बात है, एक बार फिर से पढ़ लो। 2 charges plus 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb are placed at A and B। दो जो चार्ज है वो ए पे रखा है और बी पे रखा है, और मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट है पी, उस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। ठीक बात है, चलो मिडिल पॉइंट ये है। मिडिल पॉइंट से कितना था, 12 सेंटीमीटर पे था, तो मिडिल पॉइंट है, उसका मतलब क्या होगा, ये सेपरेशन कितना बनेगा बेटा, 5 सेंटीमीटर बनेगा। हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा ना इसको, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। दिख रहा होगा आपको, आई थिंक। साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, ठीक है, तो आपको मज़ा आने वाला है, कोशिश करिए। अब देखो, ये जो चार्ज है इस पॉइंट पे निकालना है, तो फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। उसको मैं ई अज्यूम कर ले रहा हूँ, क्योंकि दोनों चार्जेस की वजह से फील्ड सेम ही होने वाली है। ठीक है, अब ये जो चार्ज है ये नेगेटिव है, तो टुवर्ड्स द चार्ज होगी, तो मैं इसको E2 मान के चल रहा हूँ, जो कि मैं ग्रीन वाले कलर से लिख रहा हूँ। ये E1 आप मान लो, या सेम ही रखो, E1 मान लो, इसको E2 मान लो। ऐसा क्यों किया है हमने, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर की तरफ जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। और ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज से क्या होगा, फील्ड अंदर की तरफ आएगी, विच इज़ E2 है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ज्योमेट्री यूज़ करनी पड़ेगी, जो कि मैं करने वाला हूँ। ये एंगल थीटा मान के चल रहा हूँ मैं, और सिमेट्री से ये भी एंगल थीटा ही होगा। और ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ये मान लो आप ये, क्योंकि ये दोनों वेक्टर E1 E2 के बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, वेक्टर को ऐड करने के लिए उनके बीच का एंगल आपको नोन होना चाहिए। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं कहीं से पास होगा। तो मैं ये x डायरेक्शन मान के चल रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल पे है, और ये वाला एंगल भी थीटा ही हो जाएगा। देखो कैसे हुआ, ये एंगल थीटा है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से थीटा हो गया। ये एंगल क्या है, थीटा है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल होने की वजह से थीटा हो गया। कोई भी ज्योमेट्री आप लगा सकते हो, दोनों ही सफिशिएंट। ठीक बात है, चलो इतना हो गया।
अब मैं आपको बेसिक तरीका समझाना चाह रहा हूँ कि हम इस कंपोनेंट को या इन दोनों E1 E2 के रिजल्टेंट को, ये जो नेट फील्ड होगी उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है बेटा, E1 इधर जा रहा है, E1 ये है, हॉरिजॉन्टल से एंगल अभी देखते हैं कितना आएगा, और ये E2 ऐसा है। देखो यहाँ पे बोर्ड पे देखो ध्यान से, है ना, ये E1 है, ये E2 है, और ये हमारे पास कोई P पॉइंट है, इस पे देखो ये थीटा एंगल था, ये भी आपका थीटा ही एंगल है। तो वेक्टर को आपको कंपोनेंट में रिजॉल्व करना आता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको रिजॉल्व कर लो। तो यहाँ पे जाएगा बेटा इसका कॉस कंपोनेंट विच इज़ E cos थीटा, क्योंकि जिस साइड से थीटा अटैच होता है उसमें हम लोग क्या भेजते हैं, कॉस कंपोनेंट जाता है। इसके परपेंडिकुलर क्या जाएगा, इसके परपेंडिकुलर जाएगा E sin थीटा, आउटवर्ड डायरेक्शन में तो बाहर जाएगा, ठीक बात है। यहाँ पे ये जो फील्ड है E2, इसको E1 मान के चल लो आप, है ना, प्लस इसको E2 cos थीटा कर दो, क्या ही दिक्कत, हालांकि दोनों बराबर ही होंगे, अभी E1 E2 सेम ही रहेंगे, E1 E2 cos थीटा हो गया। इस वाले का भी देखो कॉस कंपोनेंट इधर ही जाएगा, क्योंकि इसका भी थीटा यहीं से अटैच है, ठीक है। अब इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा हो जाएगा, अगर आप E1 E2 ले रहे हो, हालांकि दोनों सेम ही होंगी। कैसे सेम होंगी देखो, ठीक है। अब मैं अगर E की वैल्यू निकालूं या E1 की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, देखो E का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, KQ बाई, थोड़ा सा वाइट कलर लेते हैं तो स्टैंडर्ड दिखेगा आपको, चलिए। तो E कितना होगा, KQ बाई R स्क्वायर, यही होता है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, ये तो आपका चार्ज पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब देखो ये जो पॉइंट है, अगर ये 5 है और ये 12 है, तो अगर मैं इसे ट्राइंगल लॉ से या पाइथागोरस से फाइंड आउट करूँ तो ये 13 आएगा। कितना आएगा, 13 आएगा, और ये भी 13 ही आएगा। कैसे आएगा 13, देखो यहाँ पे अगर मैं ट्राइंगल बना दूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन आप पढ़ ही चुके हो, ठीक है। तो ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा आपका A, इसे आप अज्यूम कर लो, ये मिड पॉइंट है O, ये P हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक 12 था, ठीक है, ये 12 है, और ये वाला कितना है बेटा, ये 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 है। और पाइथागोरस आप सब लगाना जानते हो, आपने काफ़ी पहले से इसको पढ़ रखा है मैथ में। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, AP कितना होगा, 12 होगा। कैसे होगा, पाइथागोरस, सॉरी 13 होगा, 12 नहीं, ठीक है। तो पाइथागोरस आप लगा दो, ये 13 आ जाएगा, ठीक बात है। पाइथागोरस लगाने के लिए हम क्या करते हैं, बेस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे, और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो ये आएगा 13 के आसपास, ठीक है। ये आपका 13 के आसपास आएगा। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको समझ ही नहीं आएगा। थोड़ा सा इसको शिफ्ट करते हैं, ये पहले का कुछ रिटर्न है, इसको इरेज कर लेते हैं। तो अगर मैं इसका AP निकालना चाहूँ, AP कितना आएगा, AP आएगा बेटा, ये AP आएगा आपका √5 स्क्वायर प्लस, ये 5 जैसा लग नहीं रहा है, ये 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो ये 13 आएगा बेटा, 169 आएगा। 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपको पता होना चाहिए। 20 तक स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए, इवन 30 तक होनी चाहिए, हालांकि कभी कभी काम आते हैं। तो ये 13 हो गया, तो ये भी डिस्टेंस 13, ये भी 13, मतलब डिस्टेंस सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो फील्ड भी सेम आएगी। अब बेटा E1 इक्वल्स टू E2, ये E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E मान के चल रहा हूँ मैं, क्योंकि सेम ही है ना। तो सेम होगा तो कितना आएगा बताओ, सेम होगा तो बेटा ये आएगा KQ कितना है, KQ बाई, और डिस्टेंस कितनी है, वही 13 है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसको 13 का स्क्वायर, है ना। क्या ही दिक्कत होगी इसमें, 13 का स्क्वायर लिख सकते हो। चलो डिस्टेंस निकाल ही ली है, अब बताओ कितना होगा K तो 9 × 10⁹ होता है सर, है ना, यही होता है। अब चार्ज कितना है, चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो कितना होता है -10। अब मैंने इसको माइक्रोकूलम से कूलम में चेंज कर लिया ऐसा यूनिट में। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हम केवल अभी इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मुझे चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। हालांकि हमने प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अगर मेरे पास प्लस चार्ज है तो फील्ड आउटवर्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज। तो जो पोलैरिटी है बेसिकली वो डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए यूज़ करते हैं हम, और क्वेश्चंस में मोस्टली जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो फिर केवल चार्ज का मैग्नीट्यूड यूज़ करेंगे, ठीक है। 13 का स्क्वायर, हालांकि 13 सेंटीमीटर था ये,
इसको 13 इंटू 10⁻, ठीक है, तो r ही लिख लो अभी, तो ये r² या डिस्टेंस लिख लो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक AP लिख लो, इसको आप ट्राइंगल से यूज़ कर सकते हो। AP ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये AP, ठीक है। AP जनरल नहीं कहेंगे तो आप ये 13 ही लिख लो, 13 इंटू 10⁻², ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इधर AP बोलेंगे फिर इधर ये आपका P भी बोलना पड़ेगा। हालांकि दोनों इक्वल ही हैं, तो थोड़ा सा ज्योमेट्री में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चलो ये हो जाएगा बेटा 13 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर करो, सॉल्व करो इसको, कितना आएगा ये आएगा 90, कर लो इसको, क्या ही दिक्कत, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा पावर कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, अपॉन में कितना 13 का स्क्वायर 169, और ये आएगा 10⁻⁻⁴। इसको हम करेंगे सॉल्व, नेक्स्ट लाइन में जाके ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, इतना नोट कर लो। ठीक है, अच्छा सवाल है, इसलिए इसमें एक मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कैमरा थोड़ा सा आउट ऑफ द फ्रेम हो गया था, तो उसके लिए सॉरी। चलिए ठीक है, अब देखते हैं, ये हो गया सॉल्व। इसको इधर सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा ये आएगा 90, इसको थोड़ा सा ऊपर करते रहेंगे हम लोग, हाँ ये आएगा 90 इंटू 10⁻³ है, इसको ऊपर शिफ्ट करिए बेटा नेक्स्ट लाइन से, ये हो जाएगा 3 और ये प्लस हो जाएगा 7, नहीं डायरेक्ट ही कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा 10⁻7 और नीचे कितना बचेगा 169, ठीक है। ये तो आ गई आपकी E की वैल्यू, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करने के लिए अपन बॉक्स में इसको क्लोज कर लेंगे, नोट करो जल्दी से, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, E की वैल्यू आ गई, ठीक है। कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, नहीं कर पा रहे हो तो ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताते रहना। और अगर आपको और भी दिक्कत है तो आप जो डिस्क्रिप्शन में डाउट डिस्कशन वाला ग्रुप है व्हाट्सएप वाला, उसको ज्वाइन कर लो, या फिर टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लो, तो मैं पूरा सोल्यूशन आपको शेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। चलो ये हो गया E की वैल्यू। अब लेकिन हमारे पास जो नेट फील्ड है वो तो E नहीं है, वो क्या है सर, वो यहाँ से देखो, क्योंकि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो ये 2E cos थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2E cos थीटा, यहाँ पे E cos थीटा हो जाएगा और ये E cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि मैंने E1 = E2 = E ले रखा है, तो कितना बचेगा 2E cos थीटा बचेगा। 2E cos थीटा हमारा क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जो मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच रही है वो कितना बचेगा 2E cos थीटा बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 2E cos थीटा कैसे निकालेंगे, वो भी ज्योमेट्री आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे, फिर मैं आपको लास्ट सॉल्यूशन बता के फिर इसको वाइंड अप करूँगा इस वाले क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो ये है बेटा E नेट हमें फाइंड आउट करना था, E नेट कितना है 2 × E × cos थीटा, ठीक है। E की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो पुट कर लो ये वैल्यू उठा के, ये हो जाएगा K, ये 9 हो जाएगा, हाँ 2 × 90 × 10⁻7 कर दो और डिवाइड में 169 कर दो, और ये हो जाएगा आपका cos थीटा। थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा फिगर को, cos थीटा क्या होता है, देखो ट्राइंगल आप यूज़ करो, ठीक है, ट्राइंगल आप यूज़ कर लो, ये क्या है थीटा है, तो ये अगर सेपरेटली ये थीटा है, यहाँ पे देखो आप, ठीक। cos थीटा क्या होता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है ना, तो आप मुझे बताओ cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है आपका 5 है, हाइपोटेनियस कितना है 13 है, ठीक बात है, तो फिर क्या ही हो जाएगा इसमें क्या बड़ी बात है। चलो ठीक है, अब देखो क्या होगा आंसर, देखते हैं। cos थीटा 5/13 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर कहीं ना कहीं देखते हैं क्या आने वाला है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा देख लीजिएगा। वो 4.9 के आसपास आएगा, 4.096 समथिंग के आसपास, 09 समथिंग, और आंसर आएगा 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, ये इसका आंसर आएगा, नोट कर लो।
ठीक है, ये इसका नेट आंसर आएगा। तो कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है बेटा वो आप खुद करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन जब भी हम करते हैं तो अपने आप करते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप एक बार जो डिस्कशन वाला ग्रुप है वहाँ पे आप आके पूछ सकते हो, या कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करके एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक बात। चलो नोट करो उसको। स्टार्टिंग से एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और जितने भी ये क्वेश्चन आप कर रहे हो ये अच्छी बुक से हैं या किसी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, ठीक है। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट। थ्योरेटिकल चीज़ें आप पढ़ो आराम से समझ जाओगे, पर न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दो चार्जेस थे, उनके बीच का सेपरेशन नोन था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 12 सेंटीमीटर मिडल पॉइंट से हमें एक पी पॉइंट है, इस पर फाइंड आउट करना था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बस मैंने क्या किया, यहाँ पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ले लिया, इसकी वजह से E2 ले लिया, फिर ज्योमेट्री से एंगल थीटा अज्यूम कर लिया, तो ये एंगल भी थीटा क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये ऑल्टरनेट की वजह से थीटा। ये डिस्टेंस हम लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके निकाल लिया है। हालांकि डिस्टेंस दोनों की सेम ही है और वैल्यू भी सेम है चार्ज की, तो फिर फील्ड इक्वल होंगी। तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ कंपोनेंट वाला पार्ट भी समझाया था। तो E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, जो कि किसके इक्वल होगा बेटा, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये E निकाल लिया हमने यहाँ से। इसके बाद क्या किया था हमने, हाँ एक बार आप यहाँ तक नोट भी कर लो, क्योंकि फिर नोट करने में प्रॉब्लम होगी। आप ये क्वेश्चन नोट कर लिया था ना, क्वेश्चन नोट कर लो, हाँ क्वेश्चन नोट कर लो, और ये E1 E2 यहाँ तक पूरा आप नोट कर लो। E की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो ये नोट कर लिया होगा। आप देखो यहाँ से, देखो E की वैल्यू आ गई, ये नोट कर लो जल्दी से। ये ट्राइंगल मैंने आपको बेसिक बता दिया है ना। देन हम लोग चलेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट पर। नेट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी चाहिए थी बेटा, E की वैल्यू आ गई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 2E cos थीटा, ठीक है। तो 2E cos थीटा जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 4.096 के आसपास आएगा, और 10⁻⁶। ये तब जरूरी है जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो, पर आप जब MCQ सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं वहीं पे आपको दिख जाएगा आंसर और आप मार्क कर दोगे, ठीक है। चलो ठीक बात है, नोट कर लिया। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है काफ़ी इजी। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंदी था इसलिए टाइम लग गया। तो टाइम इसलिए लगता है बेटा, क्वेश्चन में हर चीज़ आपको डिटेल्ड एक्सप्लेन होनी चाहिए। हालांकि सॉल्यूशन तो हर जगह अवेलेबल है, आप गूगल पे जाओगे, थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट है जहाँ पे सॉल्यूशन अवेलेबल है, ओके। बट आपको खुद सॉल्व करके समझना है, तो ये बड़ा चैलेंज हो जाता है क्योंकि टाइम लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक बात है। चलिए ऑलराइट, और ये है हमारे पास क्वेश्चन। हालांकि लाइव क्लासेस जब होती है तो उसमें बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं क्या समझ में नहीं आया, बट रिकॉर्डेड में आपको 1 to 1 चीज़ें डिस्कस करनी होती है, तभी आप समझ पाओगे। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 2 पॉइंट चार्जेस, Q1 कितना है 16 माइक्रोकूलम, और Q2 कितना है बेटा, ये है 4 माइक्रोकूलम, और इस वैक्यूम में सेपरेटेड है, डिस्टेंस 3 मीटर है। उनके बीच में आपको एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम चेक करना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ठीक बात है। चलो बनाते हैं। फोर्स तो निकाल ही चुके हैं हम, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सॉल्यूशन वाले पार्ट पे चलेंगे, ठीक है। चलो पहला क्या है, ये मेरे पास एक क्वेश्चन, हाँ 2 पॉइंट चार्ज है। ये है बेटा 16 माइक्रोकूलम, और ये है आपका 4 माइक्रोकूलम। ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक बात है। अब मुझे इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं ना कहीं पॉइंट है ना, बिटवीन द चार्जेस है, एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0 हो। तो ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हालांकि जब दोनों पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो यहीं कहीं बीच में लाई करेगा इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट। तो मैंने पूरा आपको इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स से समझा रखा है, तो उस कॉन्सेप्ट को भी आप लगा सकते हो यहाँ पे। चलो, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास जो ये पॉइंट है वो ये बेसिकली, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं कि किधर होगा, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ। इस 1 से बेटा कितनी डिस्टेंस पे है, R1 पे है, और इससे Q2 से कितनी डिस्टेंस पे है, R2 पे। P पॉइंट पे 0 होगी। मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं P पॉइंट होगा, और P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और उसकी डिस्टेंस कितनी है, Q1 से कितनी R1 डिस्टेंस पे है, और Q2 से कितनी डिस्टेंस पे, R2 डिस्टेंस पे है। समझ में आया। चलो अब देखो, डिस्टेंस मुझे नहीं पता है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ ये P पॉइंट पे पहले वाले की वजह से देखो फील्ड कितनी होगी, इसकी वजह से कितनी होगी बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये आउटवर्ड होगी। इसको मैं E1 मान के चल रहा हूँ। कितना मान के चल रहा हूँ, E1, ये E1 है, ठीक है।
और ये जो दूसरा चार्ज है इसकी वजह से कितनी होगी, ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगी, पॉइंट पे आउटवर्ड, तो कितनी होगी बेटा E2 मान के चल रहा हूँ। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए दोनों की डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर हम दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दें इसका मतलब नेट फील्ड जीरो हो जाएगी। ठीक बात है, इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए, तो मैग्नीट्यूड मैंने इक्वल कर दिया है। E1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा E2, बहुत छोटा क्वेश्चन है ये। E1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1/4 निकालो, 1/4 या K डायरेक्टली K ही लिख लो आप, K Q1/R1 स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसकी कितनी होगी बेटा, इसकी हो जाएगी K Q2/R2 स्क्वायर हो जाएगी। ठीक बात है। अब देखो ये K से K कैंसिल आउट हो गया, Q1 कितना है पुट करो, ये है 16, इसके आगे आप देखो Q1 कितना है 16 माइक्रोकुलम, 16 × 10⁻⁻6 अपॉन में कितना आएगा, R1 हमें नोन ही नहीं है, ये कितना आएगा 4 × 10⁻⁻, कितना आएगा बेटा -6 माइक्रोकुलम ये भी, और ये डिस्टेंस कितनी आएगी R2 स्क्वायर। ठीक बात, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब मैं R1 को इधर भेज दे रहा हूँ, थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ टर्म्स का। तो इधर कितना आएगा 16 आएगा, अपॉन में कितना आएगा 4 आएगा, और ये बचेगा बेटा R1/R2 का होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ मैं, इधर R1 स्क्वायर बचेगा, इधर R2, तो मैंने होल स्क्वायर कर दिया। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, या आप ऐसे मत लिखो तो ऐसे लिख लो, ये R1 का स्क्वायर बचेगा, इधर बेटा R2 का स्क्वायर बचेगा, है ना। इसमें क्या ही दिक्कत होगी, कोशिश कर रहा हूँ कि कम टाइम में हम ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लें, तो है ना। अब क्या करेंगे, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हालांकि हैं छोटे ही क्वेश्चन, बट अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये हालांकि इधर देखो अगर आप तो ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा, हालांकि 4 है तो ये 2 बचेगा, और ये आएगा R1/R2। ठीक है, R1/R2 ये हो गया। अब आप देखो ये हो गया कितना, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो R1 की जो वैल्यू है कितना आ गया बेटा 2R1 आ गया, कितना आ गया 2R1, 2R2 आ गया, सॉरी ये आ गया 2R2। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। अब अगर मैं देखूं तो R1 + R2 मतलब जो सेपरेशन टोटल गिवन था वो कितना गिवन है बेटा 3 मीटर गिवन था, टोटल सेपरेशन भी तो गिवन था। तो दो तरीके से इसको कर सकते हैं, एक तरीका ये हो सकता है कि भाई मैंने यहाँ तक R अज्यूम कर लिया होता, ये वाली जो बची हुई डिस्टेंस होती है वो कितनी 3 - 6R हो जाती, तो वो भी तरीका आप यूज़ कर सकते हो। R ना यूज़ करते तो X यूज़ कर लेते, वो भी आपको सोल्यूशन बहुत सारे बुक्स में मिल जाएगा। तो R1 + R2 कितना है 3 है, तो मैं R1 को हटा के कितना कर दे रहा हूँ बेटा 2R2 + R2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ से 3R2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। तो R2 कितना आएगा, R2 आएगा 1, कितना आएगा 1 आ जाएगा, 1 मीटर, कितना आएगा R2 1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, और फिर R1 निकालना हो तो क्या करेंगे, बस R2 दोनों का सम आपको नोन है। ठीक है बेटा, R1 R2 कितना है 3 है, इसका मतलब मेरे पास जो वैल्यू आ रही होगी वो R1 की वैल्यू कितनी आ रही होगी 2 आ रही, R1 मतलब 2 मीटर, और R2 कितना आ रहा है, R1 आ रहा है 1 मीटर। ठीक है, इतना समझ में आया आपको, ये बेसिक तरीका था। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक x अज्यूम करेंगे तो बची हुई कितनी हो जाएगी 3 - 6, तो वो भी आप लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है वो। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो ऐसा नहीं कि एक ही मेथड है, आप थाउजेंड्स ऑफ मेथड यूज़ कर सकते हो, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो वो आप यूज़ करो, है ना, जो आपके लिए ईजी हो। तो मुझे ये इजी लगा, मुझे लगा कि आप इसको आराम से समझ पाएंगे, तो मैंने ये यूज़ कर लिया। आप यहाँ से यहाँ तक बेटा क्या करना, R अज्यूम करना, या X अज्यूम करना, P पॉइंट की डिस्टेंस, और ये बची वाली कितनी करना 3 - 6 कर लेना, फिर आप सॉल्व करना, तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, मतलब हमारा Q1 से कितनी डिस्टेंस पे होगा, Q1 से 2 मीटर की डिस्टेंस पे होगा, और Q2 से कितनी डिस्टेंस पे होगा बेटा, हाँ Q2 से कितनी डिस्टेंस पे 0 होगी, ये आपकी Q2 से 1 मीटर की डिस्टेंस पे 0 होगी, ये नोट कर लेना आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ समराइज करके। ठीक है,
चलो P विल बी 2 मीटर फ्रॉम Q1, तो ये हो गया Q1 से 2 मीटर पे, एंड 1 मीटर फ्रॉम Q2, तो ये 1 मीटर हो गया। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आई आपको? तो ये बेसिक तरीका है, मतलब कितनी P की डिस्टेंस आपको पोजीशन फाइंड आउट करनी थी। नोट करो इसको, चलो जल्दी से नोट करो, ये क्वेश्चन है, नोट करो इसको फटाफट। ये पूरा डायग्राम अच्छे से नोट करो और ये सारी चीज़ें नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, थोड़ा सा इसको अप स्लाइड कर देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ये कहीं पे, यहाँ कहीं पे था। हाँ, बस थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक बात है। चलिए, तो अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है काफ़ी इजी, वही सेम क्वेश्चन है। 2 चार्जेस प्लस 5 माइक्रोकूलम एंड प्लस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस 20 सेंटीमीटर पर। 2 चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं। हमें नेट मिड पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, ये क्या सिचुएशन बनती है, कौन कौन से एनालिसिस या कौन कौन से कंक्लूजन निकलते हैं। मैंने आपको क्या बताया, कभी भी आपका जो, जब हम स्टडी करते हैं तो न्यूमेरिकल का आंसर लगाते टाइम या सॉल्यूशन लगाते टाइम हमारा आंसर ये नहीं होना चाहिए कि आंसर आ जाए। हालांकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठे हैं और MCQs लगा रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो फिर आंसर इंपॉर्टेंट है। बट जब आप स्टडी फेज़ में हो तो आपका कंक्लूजन इंपॉर्टेंट होता है कि आपने क्या सीखा इस पूरे न्यूमेरिकल में, क्या एप्लीकेशंस थी, वो सारी चीज़ें। चलिए करेंगे स्टार्ट सॉल्यूशन वाले पार्ट से। क्वेश्चन रीड कर लिया होगा आई थिंक आपने। जस्ट अ मोमेंट, स्लाइड ही नहीं हुआ। कभी कभी ऐसी वियर्ड चीज़ें भी होती हैं, तो हमें थोड़ा सा स्टिक रहना पड़ता है। चलिए सॉल्यूशन की बात करेंगे हम। ठीक है, 2 चार्जेस हैं, ठीक बात है, नोट करो। फिजिकल सिचुएशन ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक ये हो गया बेटा आपका 5 × 10⁻⁻⁶, मैंने पहले ही कर लिया। अभी ये 10 × 10⁻⁻⁶ पहले ही कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। Q1 Q2 मान लो आप इसको। ठीक है, ये Q1 है और ये लेट सपोज Q2 है, राइट? समझ में आया? चलो, इनके बीच का सेपरेशन कितना है? 20 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक मैं कलर चेंज कर लूँ तो बेहतर आपको दिखेगा। ये हो गया 20 सेंटीमीटर। मिड पॉइंट भी लिखना है, तो मैं ये मान के चलूँ, यहाँ कहीं भी लिख देता हूँ 20 सेंटीमीटर, है ना? इनके बीच का सेपरेशन 20 है। मिड पॉइंट बताना है, मिड पॉइंट कहाँ होगा? 10 के आसपास होगा। ये P मिड पॉइंट है, इसको करेंगे अलग। ये P पॉइंट होगा, बच्चे तो मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कितनी दूर पे होगा बेटा? दोनों चार्जेस से सेम डिस्टेंस पे, टोटल 20 है, तो ये कितना होगा बेटा? 10 सेंटीमीटर। और ये वाला कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? ठीक है, चलो अब हम करेंगे इस पॉइंट को एनालाइज, देखते हैं क्या कुछ रिलेशंस बनते हैं और क्या कुछ फील्ड हमारे पास निकल के आती। आप मुझे बताओ, ये जो Q1 चार्ज है पॉजिटिव है, ऑब्वियस सी बात है, 5 माइक्रोकूलम है, तो कहाँ पे फील्ड जाएगी? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? E1 होगी। बेसिकली मैं इसको E1 लिख रहा हूँ, विच इज़ E1। ठीक बात है। अब आप मुझे बताना है कि डिस्टेंस तो सेम ही होगी, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज़ करूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करूँ तो क्या होगा? ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है सर, बिल्कुल ठीक बात है। ये क्या है? ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है, ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो हो गई कांस्टेंट जिस पॉइंट पे निकालना है दोनों चार्ज से। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पे अगर आप देखो ये सब कांस्टेंट हो गए, तो मैं यहाँ पे ये लिख पा रहा हूँ कि मेरे पास क्या है, Q जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी क्या है, ये भी कांस्टेंट हो गई इस केस में, जो कि कितनी है? 10 सेंटीमीटर हो गई, है ना? तो ये अगर मैं देखूँ तो ये बड़ा चार्ज नहीं है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो गई। फिर मैं देखूँ तो आउटवर्ड होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉइंट से आउटवर्ड होगा बेटा, जो कि थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए ऑफ कोर्स। तो मैं इसका वेक्टर थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, जो कि E2 है। EA EB भी लिख सकते हो, बहुत सारे बुक्स में कुछ भी सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, चलो निकालो वैल्यू कितनी होगी।
E1 कितना आएगा, E1 आएगा बेटा KQ, सिंपल सा फंडा है, KQ1 कर लो इसको, Q1/R1² कर लो, ठीक है। E1 की वैल्यू आएगी, K कितना होता है 9.9 इंटू 10⁹, Q1 कितना है, ठीक है। देखो मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका समझाता हूँ। ये E1 हो गया, अब यहाँ पे देखो आप शॉर्टकट यूज़ करेंगे हम, K हो गया, ये Q2 हो गया, और Q2 अगर मैं देखूँ तो हालांकि डिस्टेंस तो सेम ही है ना R1 R2, मतलब ये जो डिस्टेंस है इस चार्ज से इस पॉइंट की ये भी सेम है, इस चार्ज से इस पॉइंट की भी सेम है, मतलब R1 R2 सेम ही है। चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया डबल, तो मैं पहले E2 निकाल लेता हूँ। क्या निकाल लेता हूँ, या फिर इसको पहले वाले को ही निकाल लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, E K कितना है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 कितना है, Q1 है 5 इंटू 10⁻⁻⁶, और डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻1 का स्क्वायर कर दो आप, ख़त्म काम, ठीक है। चलो करो सॉल्व इसको, जल्दी से सॉल्व करो जल्दी से फटाफट। पहले करेंगे नंबर्स को मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 45, ठीक है। ये कितना हो गया, देखो पावर्स को सॉल्व करेंगे, ये +9 है, ये -6, कितना हो गया 3 बचेगा, कितना बचेगा 3, ये कितना बचेगा 10⁻², ये कहाँ से आया है, क्योंकि 10 सेंटीमीटर था ना, तो 10 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -1 पावर आएगी, जिसको मैं मोस्टली मैं पावर वाला मेथड चूज़ करता हूँ, आप जो आपको अच्छा लगे ईजी लगे वो करो आप, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा 45 इंटू 10⁻⁴ की जगह 5 कर दो, ये भी ऊपर एड ऑन हो जाएगी, तो ये 5 पावर आएगी, ये न्यूटन पर कूलम इसकी आ गई, ठीक बात है। हाफ करो, देखो अब अगर मैं E2 निकालूंगा, देखो E2 जो है वो कितना है, पहले वाले चार्ज का डबल होगा, ऑब्वियसली बात है, इसका मैग्नीट्यूड डबल है ना, 10 है और वो 5 था, डिस्टेंस तो सेम ही है, मतलब E2 जो होगा वो E1 का डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखो, मतलब 45 का डबल 90 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक बात है। अब इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, कैसे माइनस करना पड़ेगा देखते हैं। मैंने थोड़ा स्मार्ट तरीका यूज़ किया, मैंने दोनों की वैल्यू नहीं निकाली, है ना। तो जब हमारा पास शॉर्टकट मिलता है हमें तो सॉल्व कर लेना चाहिए। ये देखो नेट फील्ड निकालना है, ये बड़ा है, तो नेट फील्ड कितना आएगा, ये आएगा बेटा E नेट इक्वल्स टू ग्रेटर माइनस E2 माइनस E1, तो E2 माइनस E1 कर दो आप इसे, ठीक है। E2 कितना है, ये है 90 इंटू 10⁻⁵ नहीं 6 होगा यहाँ, हाँ 5 माइनस कितना होगा 45 इंटू 10⁻⁵, इसको सॉल्व कर लो, तो ये 45 बचेगा इंटू 10⁻⁻5 बचेगा, ठीक। अब इसको साइंटिफिकली अगर आपको लिखना है, क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा है सर, अभी आंसर कब मैच करेगा, देखो आंसर में है कुछ और पावर्स, मतलब 4.5 6 है सारी, तो मुझे इसको साइंटिफिकली नोटेशन में लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इसको देखूं तो एक मिनट, तो ये जो आंसर आएगा बेटा वो कुछ ऐसा बनेगा, E नेट इक्वल्स टू बनेगा हमारे पास 4.5 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। तो किधर होगा ये, टुवर्ड्स Q1 होगा, ये भी आप मार्क कर लो, टुवर्ड्स क्या होगा, यहाँ से लिख देता हूँ, है ना, +5 माइक्रो कूलम, टुवर्ड्स +5 माइक्रो कूलम। ये इसका डायरेक्शन भी हो गया, क्योंकि ये वेक्टर निकाल लिया ना हमने। तो वेक्टर क्वांटिटी को बताने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए उसका मैग्नीट्यूड और साथ में चाहिए उसकी डायरेक्शन। जल्दी से नोट करो, ठीक बात है। एक बार फिर से समझा देता हूँ, समझाना क्या है, नोट ही करना है आपको। ये क्वेश्चन था, नोट कर लो जल्दी से, ठीक है। मेरे पास 4 ऑप्शन दे रखे थे, 4.5 इंटू टुवर्ड्स +5 माइक्रो कूलम टुवर्ड्स 10, और ये इसके आंसर्स नोट कर लो जल्दी से। तो ये बेसिक सेटअप हमने बनाया था, ठीक है। 2 चार्जेस थे, इनके बीच में मिड पॉइंट पे निकालना था, दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो मैंने आपको एक बेसिक एनालॉजी बताई कि यहाँ पे अगर डिस्टेंस सेम हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगी चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, और चार्ज डबल है तो इसलिए मैंने इसकी वजह से निकाला, पहले E1 निकाला और E2 को डबल कर दिया, विच इज 2 E1 कर दिया, ठीक है। ये 2 E1 कर दिया। अब यहाँ से अगर आपको निकालना है
तो एक की डायरेक्शन, ठीक है। नेट कौन सा होगा बेटा, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तो इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो E2 माइनस E1 कर दिया, E2 की वैल्यू ये है, E1 की वैल्यू ये है। इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो कुछ आंसर ये आ रहा है, बट ये मैच नहीं कर रहा था, तो इसलिए साइंटिफिक नोटेशन में ये आंसर आएगा, ठीक है। नोट करो जल्दी से। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। चलेंगे एक और क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अगला क्वेश्चन। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद आई थिंक हम कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे अगर टाइम बचेगा तो। देखो, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, अब वही सेम चीज़ है, दोनों के बीच के डिस्टेंस गिवन है। कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज Q1 ऑन द पॉइंट लाइन सेगमेंट ऑफ टू चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको हिंट दूंगा, इसमें सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कराया है आपको अभी सेम। देखो, ये मेरे पास क्या है, दो चार्ज हैं। एक कौन सा है बेटा, एक है 2 माइक्रोकूलम, इसको ऐसे लिख लो माइक्रोकूलम, ठीक है। ये कितना है बेटा, ये है 8 माइक्रोकूलम, तो ये हो गया 8 माइक्रोकूलम, पावर -6 कर दो आप, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, इनके बीच का सेपरेशन भी आपको नोन है, तो ये 15 हो गया बेटा, है ना, ये हो गया 15। अब इनके बीच में आपको एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0। तो एग्जैक्टली तो मैं आपको बताऊं, अगर इन जनरल हम कंक्लूजन निकालें तो हमेशा अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो टुवर्ड्स द स्मॉलर मैग्नीट्यूड वो आपका पॉइंट लाई करेगा, बट हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, तो मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ, या मिड में मान लो, आप क्या दिक्कत होगी, कहीं पे भी मान लो। हम इस पॉइंट पे मान के चल रहे हैं, P पॉइंट। P की डिस्टेंस इस वाले से x है और इस वाले से कितनी हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर है, तो उसको चेंज कर लो, 0.15 माइनस x कर लो ये। अब क्या करेंगे, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो भैया आप E1 निकालो। E1 किसकी वजह से, इसकी वजह से किधर जाएगी, E1 इधर, तो ये हो गया हमारे पास E1, ठीक है, E1 हो गया। ओके, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कुछ इम्पॉर्टेंट कॉल्स भी आ जाती हैं कभी कभी, और कभी कभी ऑफ भी नहीं कर सकते क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स भी रहती हैं, तो थोड़ा सा आपको बियर करना पड़ेगा। ओके, यू नीड टू बेयर समथिंग, थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो ये हो गया E1, इसकी वजह से निकालेंगे तो E2 किधर आएगा, E2 आएगा इधर, एक मिनट, ओके। सो E2 विल बी दिस साइड, ये हो जाएगा आपका E2, आपका E2 ये हो जाएगा, मतलब E1 किधर हो गया, मिड पॉइंट, ये मतलब मिड पॉइंट नहीं, ये E1 हो गया और ये E2 हो गया। अब आप सॉल्व करना है, डिसाइड करना है कौन सी डिस्टेंस कौन सी क्या आएगा, फिर उसके हिसाब से आपको दोनों डिस्टेंस के, देखो ऑपोजिट तो है ही हैं, बट मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल। हालांकि मैंने थोड़ा सा चेंज किया है यहाँ पे, इक्वल नहीं बनाया, तो आपको इक्वल बनाना पड़ेगा। नेट फील्ड 0 कब होगी, जब दोनों फील्ड ऑपोजिट तो है ही हैं। E1 इक्वल्स टू E2 कर देना, E1 इक्वल्स टू E2 कर देना, ठीक है। या फिर बहुत सारे लोग इसको ऐसे बताते हैं, E1 माइनस E2 कर देना, तो वो भी डिपेंड करता है कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम, वो आपको नहीं पता। तो ऑपोजिट तो है ही फील्ड, है ना, आप उनका मैग्नीट्यूड इक्वल कर दो। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और ऑपोजिट है तो उस पॉइंट पे नेट फील्ड क्या होगी, 0 होगी। करना सॉल्व, बताना कितना आंसर आया, ठीक है। पोस्ट करना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में, फिर करेंगे इस पर डिस्कशन। कोई डाउट है तो फिर डाउट डिस्कशन ग्रुप है ही हमारा, उस पर करेंगे बात, ठीक बात है, नोट करिए। चलो, ये कॉन्सेप्ट अभी हम करेंगे, इससे पहले कोई क्वेश्चन था आई थिंक, एक ये क्वेश्चन पेंडिंग था जो कि मुझे आपको कराना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ लीजिए एक बार, क्वेश्चन अच्छा है तो इसलिए मुझे आपको कराना है। लास्ट क्लास में मैंने किया था, बट आई थिंक कुछ माइक इशूज़ थे तो मैं अपलोड नहीं कर पाया। चलो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम का ही क्वेश्चन है, तो इतना सिंपल भी मत लेना आप। क्या क्वेश्चन है, अ बॉल हैविंग चार्ज Q एंड मास M इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स वेयर वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप। तो मैं आपको समझाता हूँ, और फाइंड द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाउनवर्ड और अपवर्ड। मतलब क्या, मतलब ये दो प्लेट्स हैं, ठीक।
इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दी गई, वही वर्टिकल है। कैसी है? वर्टिकल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पहले वाले केस में हम लोग क्या लेंगे? डाउनवर्ड लेंगे, और सेकंड वाले केस में क्या लेंगे बेटा? अपवर्ड लेंगे। तो दो प्लेट्स ये हो गई, एक ये प्लेट हो गई और एक ये। तो इनके बीच की जो सेपरेशन थोड़ा बढ़ा देता हूँ। हाँ, इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड लूँगा मैं, ठीक है। इससे पहले वाले केस में किधर लूँगा बेटा? डाउनवर्ड लूँगा। तो ये डाउनवर्ड है। अब देखो क्या बोला है उन्होंने, एक टाइम पेंडुलम को सस्पेंड कर रखा है, गंदा लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा। ये पेंडुलम है, सस्पेंड कर रखा है। इसका मास कितना है? m है। इसका मास बेटा m है, और चार्ज भी दे रखा है इस पर q। तो आप मुझे बताओ, पॉजिटिव चार्ज है, हालांकि q चार्ज है। कितना चार्ज है? q। तो अगर आप q चार्ज की बात कर रहे हो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर नहीं दे रखा है तो पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज है, मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में जब कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे हम। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँगा तो वो कैसे बिहेव करेगा? उस पर टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगेगा विच इज़ QE। तो इस पर ये फोर्स लग रहा है, इसका जो वेट होगा वो भी डाउनवर्ड लगेगा इसके मास की वजह से, बिकॉज mg हो गया। ठीक बात है। अब आप मुझे बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैंने किसी पेंडुलम को एयर में हैंग कर रखा है तो क्या होता है बेटा? t इक्वल्स टू 2 पाई √L/g। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इतनी बात आपको समझ में आती है ना? ये सिंपल फॉर्मूला है। हालांकि अगर मैं किसी पेंडुलम को एयर में सस्पेंड कर रहा हूँ तो मैं एयर का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लेक्ट कर देता हूँ, और मैं उस पर नेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? जो अर्थ का ग्रेविटी है वही तो लग रहा है। अगर मैं इसको इन जनरल ये ना कह के, अगर मैं ये कह दूँ कि L/A इफेक्टिव, तो ये गलत नहीं होगा। क्यों गलत होगा सर? इफेक्टिव क्योंकि मैंने एयर का रेजिस्टेंस इग्नोर किया था, तो फिर उस पर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? जी। तो ये कब होगा? फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए होगा। बट अगर मैं किसी पर्टिकुलर इफेक्ट, अगर मैं किसी और फोर्स का इनकाउंटर कर रहा हूँ, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है, और कोई भी फोर्स लग रहा है, तो उस पर ए इफेक्टिव कैलकुलेट करूँगा, मतलब जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन है वो कितना आएगा। देखो इस केस में अगर हम देखें तो इसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना आएगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फोर्स डिवाइड बाई मास। टोटल फोर्स कौन से बेटा? QE या mg प्लस QE लिख लो। mg भी डाउनवर्ड और QE भी डाउनवर्ड, तो ये QE हो गया। और मास कितना है इस पे? नेट। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? टोटल फोर्स डिवाइड बाय मास। न्यूटन सर ने आपको बताया है। यहाँ से निकालेंगे तो m से m कैंसिल आउट हो गया, g प्लस QE बाई m बचेगा इसका, g प्लस QE बाई m। ये हो गया इसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन। ठीक बात है। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे इस वाले केस में देखेंगे। देखो मैं आपको दोनों चीज़ें साथ में एनालाइज करा रहा हूँ। यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, ये हट जाता हूँ, सामने से दिखेगा नहीं वरना। ये Q चार्ज है, ठीक है। मास अभी क्या है? हाँ, मास है अभी m, तो भाई इसका जो मास है वो m है। अब आप मुझे बताओ, अगर क्या है पॉजिटिव चार्ज है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उधर ही फोर्स लगेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने रिवर्स कर दिया है, तो जो फोर्स लगेगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो किधर लगेगा? QE ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। और इसका जो मास है बेटा, मास की वजह से क्या लगेगा इस पर? इसका जो वेट लगेगा, एक मिनट, इसका जो वेट लगेगा mg वो लगेगा डाउनवर्ड। ठीक बात है। मास की वजह से फोर्स लगेगा, ग्रेविटी इसको अट्रैक्ट करेगी, तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा। अब आप देखो इसका इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना होगा? इसका हो जाएगा बेटा mg को मैं ले रहा हूँ पॉजिटिव, तो QE हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा डिवाइड बाई इसका टोटल मास कितना है? m है। ठीक बात है। चलो देखो कितना होगा, हो जाएगा m, ये हो जाएगा g माइनस QE बाई m। तो आपने क्या देखा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रख रहे हैं तो मेरे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उस पर सेम डायरेक्शन में लगता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लिप कर दे रहा हूँ तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही फोर्स लगेगा, हालांकि पॉजिटिव ही चार्ज है इस केस में भी। ठीक है। अब आप देखना नेगेटिव रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होती है। ठीक है। यहाँ पे इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना आएगा? ये टाइम पीरियड कितना आएगा? देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई √ लेंथ, इसकी जो लेंथ है वो L ही है, लेट सपोज। आप स्मॉल l मान लो या कैपिटल, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना है? थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि जो g की वैल्यू है वो काफ़ी ग्रेटर है, तो ये बेटा हो जाएगा P इक्वल्स टू 2 पाई √ L/g। कितना है इफेक्टिव? तो हो जाएगा g प्लस QE बाई m।
इतनी बात समझ में आई? ठीक, इस केस में कितना होगा? इस केस में टी डैश मान लो आप, टी नहीं लिख सकते ना, तो कितना होगा? टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई, ये हो जाएगा जी माइनस क्यू ई बाई एम। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, तो सिचुएशन चेंज होएगी तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं होता टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। आपने कंडीशन चेंज किया तो फॉर्मूला भी हो जाएगा चेंज। ठीक बात है, इतनी बात आपको समझ में आती होगी। अब आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। तो बेसिक क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, 3-4 क्वेश्चन किए हैं। एक हम अलग से प्रैक्टिस सेशन रखेंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, आई थिंक 10 क्वेश्चंस कोशिश करेंगे। हालांकि टाइम बहुत चला जाता है न्यूमेरिकल्स में, बट टाइम बचाना है तो वो सारी चीज़ें भी आपको करनी पड़ेंगी, जिससे कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, समझ आ जाएँ और आपको प्रॉब्लम ना हो, तो ये एक अच्छा चीज़ हो सकती है कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ आप सीख पाओ। हालांकि लेक्चर्स लंबे ना हो, इसलिए मैं बाई पार्ट भी कभी कभी डिवाइड करता हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर को मैंने क्या किया था, 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। आई थिंक एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर पाए थे, तो टाइम का थोड़ा सा बॉन्डेज है वो ख़त्म हो गया। देन मैंने एक सेपरेट लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड किया, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो कंप्लीट किया। अब मैं आज नहीं तो कल एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे, साथ में डाइपोल को समझेंगे, और डाइपोल से रिलेटेड जो 2 बेसिक सिचुएशंस हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, विच इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर कॉन्सेप्ट। वो भी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये सारे कॉन्सेप्ट जितने भी आप पढ़ रहे हो ये सारे इंपॉर्टेंट है। डिपेंड करता है क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हालांकि आपको पढ़ना सभी है, बट जब हम लास्ट टाइम पे जाएंगे तो फिर कुछ जो नोट्स हैं उनको प्रिपेयर करेंगे, या जो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उनको भी एक बार चेकलिस्ट में मैप कर लेंगे। बट अभी आपका स्टार्ट हुआ है कोर्स, तो आपको सब चीज़ें पढ़नी है, सीक्वेंस में पढ़नी है। कोई डाउट रहेगा तो आप फिर कमेंट सेक्शन में मार्क कर सकते हो, या फिर डाउट डिस्कशन ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो। आज के लिए रखेंगे इतना ही। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा तुरंत उसको रिस्पॉन्स करूँ एज सुन एज पॉसिबल। और अगर आपको इस लेक्चर से कुछ हेल्प हो रही हो, अच्छा लग रहा हो आपको लेक्चर्स, तो क्या करिए, सपोर्ट करिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, जहाँ पे भी आप कनेक्टेड हैं वहाँ पे शेयर करिए। और आज के लिए रखेंगे इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।